अभी रिफ्लेक्शन के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज दैट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जब कलर दिखता है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कलर? ओके, पर्टिकुलर कलर क्यों दिखता है हमें? ओके, द रीजन फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कलर इज द रिफ्लेक्शन. ओके, why does we can see a particular color, okay, particular color of a surface, okay, color of a surface. okay, इसका रीजन अभी हम देखने वाले हैं. मतलब आपको एक बोर्ड शायद ग्रीन दिख रहा होगा, ओके, या फिर जब किसी सरफेस को आप देखते हैं तो आपको पर्टिकुलर कलर दिखता है, तो उसका रीजन क्या है आपको पता है? उसका रीजन है रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन इज द बेसिक रीजन फॉर दैट. एंड ऐसा क्यों होता है? देखिए, सपोज दिस इज वन सरफेस इन व्हिच सपोज देयर इज अ रेड कलर. ये जो सरफेस है, सपोज इसका रेड कलर हमें दिख रहा है. ओके, इसका रेड कलर क्यों दिखेगा? इस पर तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सभी कलर का लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पर. ओके, फिर भी हमें रेड कलर दिखता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सरफेस है वो क्या करता है? रेड को छोड़ के सभी कलर को एब्सॉर्ब करता है. ओके, देखिए फिर एक बार देखिए, मतलब हमें पर्टिकुलर कलर क्यों दिखता है? उसका रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कलर एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल अदर कलर्स. दैट इज द बेसिक रीजन. मतलब यहाँ पे अगर हमें रेड कलर दिखता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो सरफेस है वो क्या कर रहा है? ऑल दी अदर कलर्स को, मतलब विब्ग्योर, PIBGYOR. ओके, तो इसमें से जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, इस सभी कलर को ये सरफेस क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, एंड ओनली रेड कलर को वो इमिट करता है. एंड देयरफॉर वी कैन सी कलर ऑफ ए पर्टिकुलर सरफेस. समझ में आया क्या? देखिए, किसी भी सरफेस का पर्टिकुलर कलर हमें क्यों दिखता है? उसका बेसिक रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कलर एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल अदर कलर्स. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उस पर तो सभी कलर इंसिडेंट होते हैं. सनलाइट इंसिडेंट होता है, मतलब सभी कलर इंसिडेंट होते हैं ना उस पर. PIBGYOR के सभी कलर वहां पे इंसिडेंट होते हैं. हाँ, तो वहां पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट, हर एक सरफेस पर सनलाइट इंसिडेंट होता है, मतलब सभी कलर की लाइट वहां पे इंसिडेंट होता है. लेकिन वहां पे क्या होता है? उस सरफेस का हमें पर्टिकुलर कलर ही दिखता है. उसका बेसिक रीजन क्या है? वो जो सरफेस है उसका जो पेंट रहेगा उसमें ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा कि जो क्या करेगा? रेड कलर को ओनली एब्सॉर्ब नहीं करेगा, या फिर जो भी कलर वो शो कर रहा है ना, उस कलर को ओनली एब्सॉर्ब नहीं करेगा, बाकी सभी कलर को एब्सॉर्ब करता है. ओके, सो दैट इज द बेसिक रीजन बाय व्हिच वी कैन सी अ पर्टिकुलर कलर. अभी इसका मीनिंग क्या निकलता है? अभी रेड एक्चुअली कलर है क्या? एक्चुअली सॉरी, ब्लैक एक कलर है क्या, या फिर वो कलर नहीं है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हम हमेशा सोचते हैं कि ब्लैक एक कलर है एक्चुअली, लेकिन ब्लैक एक कलर है क्या, या फिर क्या है वो एक्चुअली? ब्लैक एक्चुअली कलर नहीं है. देखिए, ब्लैक इज नॉट ए कलर बट इट इज एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन. क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल एक सरफेस हमें अगर ब्लैक कलर का दिखता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? वहां पे सभी कलर हम इंसिडेंट कर रहे हैं. ओके, एंड सभी कलर इंसिडेंट करने के बाद अगर कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, सभी के सभी कलर एब्सॉर्ब होते हैं, तो क्या हो जाएगा? वहां पे कुछ भी कलर हमें दिखाई नहीं देगा. एंड कुछ भी कलर दिखाई नहीं देना, इसको ही हम ब्लैक कलर बोलते हैं. सो एक्चुअली ब्लैक कलर नहीं होता है. एक्चुअली ब्लैक क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, एंड इसीलिए आपने बात एक्सपीरियंस की होगी, कोई भी सरफेस अगर ब्लैक कलर का होता है ना तो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी हीटअप हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? ब्लैक कलर का सरफेस जल्दी गर्म होता है ना, उस पर सनलाइट सपोज फॉल होती है, इंसिडेंट होती है. सनलाइट फॉल होने के बाद क्या होता है? वो जल्दी गर्म होता है. ऐसा जल्दी गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो सरफेस क्या करता है? किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सभी के सभी कलर को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है. ठीक है, उसी तरह से व्हाइट कलर मतलब क्या हो जाएगा फिर?
व्हाइट कलर मतलब क्या हो जाएगा? ओके, व्हाइट कलर क्या हो जाएगा? तो व्हाइट कलर मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द कलर्स। ओके, मतलब सनलाइट में सभी कलर्स रहेंगे, वो सरफेस पर गिर जाएंगे, सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद सभी कलर अगर रिफ्लेक्ट होते हैं तो सभी कलर मिलके फिर से क्या बन जाता है? व्हाइट कलर बन जाता है। ओके, एंड देयरफॉर आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हाइट कलर दो सरफेस हमने सनलाइट में रखा, एक व्हाइट कलर का सरफेस रखा एंड दूसरा ब्लैक कलर का सरफेस रखा, तो किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है? ब्लैक कलर का सरफेस जल्दी बढ़ता है एंड व्हाइट कलर का जो टेम्परेचर है, ब्लैक कलर का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है, व्हाइट कलर का जो टेम्परेचर रहेगा वो जल्दी नहीं बढ़ेगा। ओके, सो दैट इज द रीजन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर कलर जो हमें दिखता है उसका रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कलर एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल अदर कलर्स। ब्लैक कलर क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल कलर्स, देयर इज नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। एंड व्हाइट कलर मतलब क्या होता है? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द कलर्स, नो एब्सॉर्प्शन एट ऑल। ओके, उसको व्हाइट कलर बोलते हैं। सो इन दिस वे किसी भी सरफेस का जब हमें कलर दिखता है तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है? उसका बेसिक रीजन रिफ्लेक्शन ही होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने इसके पहले और भी एक क्वेश्चन आपको पूछा था। सपोज आपके पास पेंटिंग के कलर्स है, पेंट कर जो आप करते हैं ना, पेंट करते हैं, उसके कलर्स आपके पास है एंड सभी कलर आपने मिक्स किए, तो कौन सा कलर हमें दिखाई देता है? सभी कलर्स हमने मिक्स किए, एक व्हाइट पेपर पर सभी कलर्स हमने मिक्स किए तो हमें ब्लैक कलर दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? आपको अभी समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए हमें सपोज वहां पे अभी पर्टिकुलर पेंट क्या करता है? ओनली एक ही कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी क्या एब्सॉर्ब करता है? ओके, तो यहाँ पे जब हम सभी कलर वहां पे मिक्स करेंगे ना, वो सभी एब्सॉर्ब करेंगे, किसी को भी रिफ्लेक्ट करने नहीं देंगे। ओके, एंड देयरफॉर ऑल द कलर्स आर एब्सॉर्ब देयर एंड नो कलर इज रिफ्लेक्टेड। सो जब सभी कलर्स हम मिक्स करते हैं ना, तो सभी के सभी जो कलर के लाइट है वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, ऑल द लाइट विल बी एब्सॉर्ब, नो रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस एंड देयरफॉर इट अपीयर्स ब्लैक। लेकिन एक ही सरफेस पर हमने सभी कलर के लाइट्स डाल दिए, मतलब रेड कलर का लाइट डाला तो रेड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ब्लू कलर का लाइट डाला तो ब्लू रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड सभी कलर के लाइट हमने वहां पे डाल दिए तो सभी कलर के लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड देयरफॉर that surface appears white। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? मतलब जब सभी कलर्स हम मिक्स करते हैं ना, तो वहां पे ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। सभी कलर्स मिक्स करने पर क्या होता है? ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है एंड एक ही सरफेस पर सभी कलर के लाइट डालने पर हमें क्या मिलता है? वहां पे व्हाइट सरफेस दिखता है या फिर व्हाइट कलर दिखता है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ गया ना? इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो बोलिए। एनी डाउट इन दिस केस? जब सभी कलर के पेंट आप मिक्स करेंगे, किसी सरफेस पर लगाएंगे, तो सभी कलर मतलब कलर क्या करता है? पर्टिकुलर पेंट क्या करता है? पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी के सभी कलर को एब्सॉर्ब करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, so this is the concept of why we can see the particular color of the surface. White is a combination of 7 colors, correct? Okay, white color is a combination of the 7 colors. Okay, ठीक है। उसके बाद next part that we are going to study is mirror. Okay, mirror। अभी देखिए मिरर क्या होता है? मिरर इज द सरफेस फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एनी सरफेस फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज मिरर। तो मिरर का डेफिनेशन देखिए। अभी क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स हम देखेंगे। ओके, तो उसमें से फर्स्ट टर्म है दैट इज मिरर। मिरर क्या होता है? एनी सरफेस फ्रॉम which reflection takes place. Okay, reflection takes place.
उसको हम मिरर बोलते हैं। ठीक है, अभी मिरर के दो टाइप रहेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ मिरर कौन से देखिए टाइप, उसमें से फर्स्ट टाइप है दैट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, and second type is spherical mirror, spherical mirror. So these are the two types of mirrors. Okay, spherical mirror. So once again देखिए, any surface from which reflection takes place that is called as mirror. मिरर के दो टाइप रहेंगे, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो उसको प्लेन मिरर बोलेंगे, एंड इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट है, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर का छोटा सा पार्ट अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। सो इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्लेक्शन होने के लिए यहाँ पे एक नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज कितना होना चाहिए, दैट इज वन मोर थिंग। ओके, मतलब पर्टिकुलर साइज होने पर ही रिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होता। वहां पे एक दूसरा फिनोमेनन होता है। ओके, तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए, देखिए फॉर रिफ्लेक्शन कंडीशन इज दैट, फॉर रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है देखिए, फॉर रिफ्लेक्शन साइज ऑफ मिरर, for reflection size of mirror should be greater than wavelength. Okay, greater than wavelength of light, greater than wavelength of light. okay, तभी रिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द रिफ्लेक्शन। ओके, क्या है देखिए, फॉर रिफ्लेक्शन साइज ऑफ मिरर शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी लाइट का वेवलेंथ आपको मैंने बताया है, लाइट का वेवलेंथ कहां से कहां तक होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। ओके, लाइट का वेवलेंथ रहता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ तो इतना रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम किसका वेवलेंथ रहता है, वायलेट कलर का, एंड 7500 एंगस्ट्रॉम किसका वेवलेंथ रहता है, रेड कलर का। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होना चाहिए, इससे बड़ा ही होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज 10000 एंगस्ट्रॉम के आगे होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मोर देन 10000 एंगस्ट्रॉम, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वहां पे स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग। ओके, स्कैटरिंग भी एक फिनोमेनन है जो आप बाद में पढ़ेंगे, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं मैं, स्कैटरिंग क्या होता है। सपोज देयर इज अ पार्टिकल लाइक दिस, यहाँ पे सपोज एक पार्टिकल है एंड जिसका वेवलेंथ जिसका साइज, यहाँ पे एक पार्टिकल है एंड जिसका साइज कितना है, इक्वल टू वेवलेंथ है या फिर लेस देन वेवलेंथ है। तो क्या होता है, यहाँ पे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो गया इस पार्टिकल पर, तो वो लाइट क्या होता है, यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाता है, इस पार्टिकल में एब्सॉर्ब होता है, एंड एब्सॉर्ब होने के बाद सभी डायरेक्शन में इस तरह से स्प्रेड होता है। दैट लाइट इज स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग। ओके, इसी टॉपिक में लास्ट में हम क्या करेंगे, स्कैटरिंग फिनोमेनन भी डिटेल में देखेंगे। अभी स्कैटरिंग का मतलब क्या है देखिए, जब ऑब्जेक्ट का साइज कम होता है, मतलब इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, ओके, या फिर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, लाइट के वेवलेंथ जितना ऑब्जेक्ट का साइज अगर होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस इंसिडेंट लाइट को पहले एब्सॉर्ब करता है, एंड एब्सॉर्ब करने के बाद सभी डायरेक्शन में उसको स्प्रेड करता है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ओके, स्कैटरिंग। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ, ऑब्जेक्ट का साइज अगर बहुत कम है ना, तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कि वहां पे स्कैटरिंग हो जाएगा। सो रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या बताइए, यहाँ पे साइज ऑफ द मिरर का साइज, या फिर अभी देखिए किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उस पर रिफ्लेक्शन होता ही है। ओके, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन होता है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है बोलिए, फॉर एग्जांपल
surrounding me, here there are some benches, here there is a wall, here there is a laptop, all the things are there. Okay, मैं लैपटॉप देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बेंचेस देख पा रहा हूँ. क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि लाइट वहां पे इंसिडेंट होती है उस सरफेस पे. फॉर एग्जांपल उस बेंच से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होके आई में एंटर करती है, रेटिना में फॉल होती है, एंड रेटिना में फॉल होने के बाद ही वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है. सो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पाता. ये हमेशा ध्यान में रखिए. ओके, मतलब ये हमारा जो सराउंडिंग है वो हमें विजिबल क्यों है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? रिफ्लेक्शन इज द बेसिक रीजन. ओके, ओनली आई होने की जरूरत नहीं है. देखिए, मतलब आईज है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आईज में नहीं जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा. ओके, दैट इज द कंडीशन. सो रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी होता है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे अभी मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा. क्वेश्चन क्या है देखिए. रिफ्लेक्शन तो लाइट का भी होता है, रिफ्लेक्शन साउंड का भी होता है, करेक्ट है ना? रिफ्लेक्शन दोनों का होता है. ओके, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है और लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है. अभी मुझे आप एक बात बता दीजिए कि किसका रिफ्लेक्शन इजीली हो सकता है, लाइट का या फिर साउंड का? किसका रिफ्लेक्शन हम इजीली कैरी आउट कर सकते हैं, एंड उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है. साउंड का रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा. कौन से फेनोमेनन में साउंड का रिफ्लेक्शन होता है बताइए? वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, करेक्ट, इको. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जांपल कौन सा? इको फॉर्मेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना. तो साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन किसका रिफ्लेक्शन इजीली कर सकते हैं हम? किसका ये रिफ्लेक्शन इजीली कर सकते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन इजीली कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? रीजन इज दैट लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है एंड साउंड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है. साउंड का वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. साउंड का वेवलेंथ मिलीमीटर सेंटीमीटर में रहता है. देखिए, साउंड का वेवलेंथ कितना रहता है? मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में हो सकता है. तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना होना चाहिए? उससे बड़ा होना चाहिए, तभी साउंड का रिफ्लेक्शन हो सकता है. आपने वेवलेंथ ऑफ साउंड शायद निकाला होगा. वेवलेंथ ऑफ साउंड कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी. साउंड का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. पी बाय एन, ऐसा फार्मूला शायद आपने यूज किया होगा. साउंड का वेवलेंथ निकाल के हम देखते हैं. साउंड का वेलोसिटी कितना रहता है बोलिए? 340 रहता है ना. साउंड का वेलोसिटी कितना रहता है? 340 मीटर पर सेकंड. एंड साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है पता है? साउंड का फ्रीक्वेंसी, साउंड इज आल्सो ए वेव. साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? ऑडिबल साउंड, जो हमें साउंड सुनाई देता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है. करेक्ट, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक रह सकता है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट वी कैन हियर. मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी के भी साउंड रहते हैं, लेकिन वो हम सुन नहीं पाते हैं, या फिर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के भी साउंड रहते हैं, वो हम सुन नहीं पाते हैं. ठीक है, तो हमने 340 डिवाइडेड बाय 20 लिया तो कितना हो जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा, 17 मीटर. और 340 डिवाइडेड बाय 20 किलो, 20 किलो मतलब 20,000 हो जाएगा ना. सो 340 डिवाइडेड बाय 20,000 मतलब कितना आ जाएगा? 17 मिलीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर. ओके, 340 डिवाइडेड बाय 20 17 ही आता है, इनटू किलो मतलब 10⁻3. न्यूमरेटर पर जाने के बाद 10⁻³ हो जाएगा. तो 17 इंटू 10⁻³ मीटर मतलब 17 mm. तो ये हमेशा ध्यान में रखना है. साउंड का वेवलेंथ कितना रहता है? 17 मिलीमीटर से 17 मीटर तक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता, या फिर इससे कम नहीं रहता. मतलब साउंड का रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज 17 मिलीमीटर से ज्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा. मतलब फॉर एग्जांपल ये चौक है. ओके, मैं अभी बोल रहा हूं तो इस चौक से साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका साइज 17 मिलीमीटर से शायद कम है. इसीलिए देखिए, साउंड का रिफ्लेक्शन होने के लिए बहुत बड़ा सरफेस होना जरूरी है.
इको फॉर्मेशन में आपने देखा होगा, आपके सामने बहुत बड़ा सरफेस ही चाहिए तभी रिफ्लेक्शन होता है, नहीं तो नहीं रिफ्लेक्शन होता। ओके, सो साउंड का रिफ्लेक्शन होने के लिए बहुत बड़ा सरफेस चाहिए, एंड लाइट का रिफ्लेक्शन होने के लिए देखिए एंगस्ट्रॉम में है 10⁻10 मीटर है, ये 10⁻10 मीटर। ओके, मतलब 1 mm का भी अगर सरफेस है ना, 1 mm का भी सरफेस, तो उस पर से भी क्या हो सकता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब मिरर का साइज वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन होता है। ओके, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या होता है बताइए मुझे, और एक बार बताइए क्या होता है। रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो वहां पे कौन सा फेनोमेनन होता है, वहां पे स्कैटरिंग होता है, ये भी ध्यान में रखिए। स्कैटरिंग भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, शायद आपने अब तक पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको बता देता हूँ स्कैटरिंग के। ये जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है ना, हमें ये स्काई जो है ना ब्लू कलर का क्यों दिखता है, उसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर स्कैटरिंग नहीं होता तो ये स्काई हमें ब्लैक कलर का दिखता था। ओके, तो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग। या फिर क्लाउड का कलर, वाटर क्लाउड का कलर ब्लैक दिखता है, उसका रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट फेनोमेनन्स ड्यू टू व्हिच स्कैटरिंग सभी का होता है, स्कैटरिंग आल्सो टेक्स प्लेस इन ऑल द केसेस। सो सभी जो भी वेव होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, स्कैटरिंग भी होता है। हाँ, या फिर स्कैटरिंग का और भी एक एग्जांपल है, मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम पे सन का कलर कौन सा दिखता है, पता है ना, सन का कलर मॉर्निंग एंड सनराइज एंड सनसेट के टाइम, सनराइज एंड सनसेट के टाइम रेडिश ऑरेंज दिखता है, रेडिश ऑरेंज कलर, वो भी क्यों दिखता है, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग। शायद आपने ये भी देखा होगा कि जो स्टॉप सिग्नल होता है, स्टॉप सिग्नल हमेशा रेड कलर का ही होता है। ओके, या फिर डेंजर सिग्नल जो है ना, वो भी हमेशा रेड कलर का ही होता है। ऐसा क्यों होता है, डेंजर सिग्नल रेड में ही क्यों होना चाहिए, ग्रीन में क्यों नहीं होना चाहिए, उसका भी रीजन स्कैटरिंग ही है एक्चुअली, वो स्कैटरिंग में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, उसका भी रीजन है, मतलब डेंजर सिग्नल जो भी है ना, या फिर स्टॉप सिग्नल है जो है ना, वो रेड में ही पेंट किए जाते हैं, दूसरा कलर वहां पे हम लेते ही नहीं है। ओके, उसका रीजन है स्कैटरिंग। वो क्यों है, वैसा ही क्यों है, वो स्कैटरिंग में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, वो मैंने क्या बताया अभी, रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज या फिर मिरर का साइज मोर देन वेवलेंथ होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज दैट रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन के टाइप क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, and second is diffused reflection. Okay, diffused reflection, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के देखिए दो टाइप है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रेगुलर एंड डिफ्यूज, या फिर उसको इरेगुलर भी बोलते हैं। अगर सरफेस मतलब सरफेस एग्जैक्टली प्लेन है, सरफेस एग्जैक्टली प्लेन है एंड एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, देन क्या हो जाएगा, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर इंसिडेंट रे, देखिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो एग्जैक्टली प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, मतलब इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द रिफ्लेक्शन इन व्हिच all reflected rays are parallel to each other. Okay, reflection in which reflected rays are parallel to each other, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। मतलब
पैरेलल रेज इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल आते हैं तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन हम बोलेंगे। एंड सेकंड इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मतलब अगर ऐसा अनइवन सरफेस है, सरफेस क्या है, मिरर सरफेस जो है वो अनइवन सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ओके, मतलब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ऐसे रहेगी, डिफरेंट डायरेक्शन में रहेंगी। Okay, so what is the diffused reflection? It is the reflection in which, diffused reflection क्या होगा देखिए, it is the reflection in which when a beam of parallel rays is incident on the surface, okay, after reflection the reflected rays are in all possible direction. Reflected rays will be in all possible direction, they are not in a particular direction, or reflected rays are not parallel to each other, उसको बोलते हैं diffused reflection। करेक्ट। प्रथमेश कदम ने वो स्कैटरिंग का मतलब डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्रथमेश। प्रियंका इज आल्सो करेक्ट। हाँ, तो रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है समझ में आया क्या? देखिए दोनों में हमने क्या किया है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया है यहाँ पे, अगर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू ईच अदर है तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्टेड रे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड रेज अगर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिद्धेश मोरे, व्हाट इज कलर ऑफ ए मिरर? मिरर सभी कलर रिफ्लेक्ट करता है ना, तो मिरर का कलर क्या हो सकता है? मिरर एक्चुअली कोई भी सरफेस हो सकता है। देखिए मिरर कैन बी एनी सरफेस एक्चुअली, तो मिरर सभी कलर के रह सकते हैं। मतलब अगर मिरर रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रेड कलर का मिरर होगा, ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ऑल कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मिरर व्हाइट कलर का हो सकता है। ओके, मिरर को सिल्वर्ड करते हैं। सिल्वर्ड करते हैं मतलब क्या करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस लेते हैं एंड उसके एक साइड को क्या करते हैं, सिल्वर्ड करते हैं, तो दूसरे साइड से क्या होता है, हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। मिरर का स्पेसिफिक कलर नहीं होगा, स्पेसिफिक कलर उसका नहीं होगा मिरर का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप सभी को पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट हियर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in the same plane. Okay, so this is the first law of reflection. Second law of reflection क्या है, incident ray and reflected ray are always on the opposite sides of the normal के opposite side में रहेंगे। and third law कौन सा है, angle of incidence is equal to angle of reflection. okay, angle of incidence is equal to angle of reflection. इसके बाद अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज जो अब तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा है। ओके, वो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक से ध्यान दीजिए। ओके, लिसन केयरफुली नाउ। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन का वेक्टर का इक्वेशन क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म में मतलब रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा, ये अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। रिफ्लेक्शन का डायग्राम ये क्या है, दिस इज अ मिरर। ओके, दिस इज अ मिरर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, बताइए इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉर्मल, करेक्ट। तो नॉर्मल को क्या सिंबल यूज करेंगे, एन कैप।
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द इंसिडेंट रे, इसको आई कैप बोलूंगा मैं, आई कैप, ठीक है। एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलूंगा मैं आर कैप। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, तीन वेक्टर है, फर्स्ट इज आई कैप वेक्टर, सेकंड इज एन कैप वेक्टर, थर्ड इज आर कैप वेक्टर। ओके, ये तीनों वेक्टर है, तो इनके बीच का रिलेशन हमें निकालना। इन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में इनके बीच रिलेशन क्या रहेगा, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो ध्यान दीजिए और डेरिवेशन किस तरह से आता है देखिए। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंबल मैं आई नहीं यूज करूंगा, थीटा यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आई कैप जो है दिस इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। आई कैप मतलब इंसिडेंट रे है, यहाँ पे दो आई कैप आ जाएंगे या फिर दो आई दिख सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है, थीटा यूज किया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए थीटा यूज किया है, आई यूज नहीं किया है। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखता हूं आई कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। उसके बाद एन कैप क्या है, वंस अगेन दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, कौन से डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। एंड आर कैप, आर कैप क्या है, वंस अगेन यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, ओके, कौन से डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ओके, इन डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे तीन वेक्टर मैंने दिखाए हैं, आई कैप, एन कैप, आर कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, एंड आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं है ना। हाँ, अभी देखिए ये आई कैप जो है ना, वेक्टर आई कैप, सॉरी वेक्टर नहीं, ये यूनिट वेक्टर है। ओके, यूनिट वेक्टर आई कैप जो है ना वो इंक्लाइंड है, ऑब्लिक है, तो इसके मैं दो कंपोनेंट निकालूंगा, दो कंपोनेंट। ओके, फर्स्ट विल बी पैरेलल टू सरफेस एंड सेकंड विल बी, अभी सरफेस के लिए भी एक डायरेक्शन ले लूंगा, दैट इज टी कैप, सरफेस के डायरेक्शन में भी एक वेक्टर ले लूंगा, दैट इज टी कैप, यूनिट वेक्टर टी कैप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप के दो कंपोनेंट्स आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। ओके, तो कंपोनेंट कैसे निकालना है, हमने वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा है। कंपोनेंट कौन से रहते हैं बताइए, दो कंपोनेंट हमेशा रहते हैं, कौन से कंपोनेंट रहते हैं, एक रहता है साइन थीटा का एंड दूसरा रहता है कॉस थीटा का। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे कंपोनेंट हमें निकालने हैं, ठीक से दिखाई देता है कि देखिए, this is the first component, this is second component. Okay, ये बीच वाला क्या है, आई कैप है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा ना वो कितना आ जाएगा, मतलब आई cos थीटा आ जाएगा कि आई sin थीटा आ जाएगा, बताइए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है ना तो यहाँ पे भी एंगल क्या होता है, थीटा आता है, यहाँ पे एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा आता है तो थीटा के साइड का कंपोनेंट, थीटा के साइड का कंपोनेंट क्या रहेगा, cos थीटा का रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा आई cos थीटा, दैट इज ओनली cos थीटा। ओके, क्योंकि दिस इज आई, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा आई cos थीटा, लेकिन आई cos थीटा मैंने नहीं लिखा है, ओनली cos थीटा लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है बताइए थोड़ा सा मुझे।
एक कंपोनेंट तो आई कॉस थीटा हो गया, लेकिन आई कॉस थीटा लिखने के बजाय मैंने ओनली कॉस थीटा लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आई क्या है, ऑलरेडी मैंने लिखा है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1 होता है। ओके, सो ये हो गया कॉस थीटा। एंड यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, दूसरा आई साइन थीटा। तो यहाँ पे ओनली साइन थीटा लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे अभी इंसिडेंट वेक्टर जो है आई क्या कैसे लिखूंगा, देखिए आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। साइन थीटा कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, टी कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा, करेक्ट है ना, टी कैप के डायरेक्शन में साइन थीटा का कंपोनेंट एंड टी कैप दोनों पैरेलल है। सो साइन थीटा टी कैप लिखूंगा, ओके। एंड cos थीटा डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड के लिए क्या करूंगा मैं, माइनस साइन यूज करूंगा, माइनस cos थीटा n कैप। ये कैसा लिखा आपको समझ में आया क्या, देखिए साइन थीटा कौन से डायरेक्शन में कंपोनेंट है, टी कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ओके। ये उसी तरह से है जैसे टी कैप मतलब आई कैप, अगर यहाँ पे आई कैप होता है और यहाँ पे जे कैप होता तो क्या लिखते थे आप, साइन थीटा आई कैप लिखते थे एंड माइनस कॉस थीटा जे कैप लिखते थे ना, आई कैप जे कैप होता था तो, ठीक है। तो आई कैप एंड जे कैप की जगह मैंने ओनली क्या लिया है, टी कैप एंड एन कैप लिया है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। टी मतलब टेंजेंट रहता है, एक्चुअली टी मतलब टी का मीनिंग क्या रहता है, टेंजेंट, एन मतलब नॉर्मल। तो साइन थीटा टी कैप के डायरेक्शन में है, इसलिए साइन थीटा टी कैप लिया। उसके बाद cos थीटा एन कैप को अपोजिट है ना, एन कैप अपवर्ड है, cos थीटा डाउनवर्ड है, तो देयरफॉर माइनस cos थीटा एन कैप लिखा है। सो दिस इज द, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है कि, देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है क्या, साइन थीटा टी कैप माइनस cos थीटा एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है क्या। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दिस टर्म स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर आता है क्या, देखिए यूनिट वेक्टर आना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 आना ही चाहिए, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 ही होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टेड रे का भी वेक्टर यहाँ पे मैं लिखूंगा, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर। तो यहाँ पे आर कैप के क्या करूंगा, वंस अगेन दो कंपोनेंट निकालूंगा, वन हॉरिजॉन्टल अनदर वर्टिकल। तो अभी मुझे बताइए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, मतलब r के दो कंपोनेंट क्या रहेंगे, r कैप के दो कंपोनेंट, r कैप sin थीटा r कैप cos थीटा, ठीक है, r कैप sin थीटा एंड r कैप cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा, r कैप sin थीटा रहेगा कि r कैप cos थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला, पहले हॉरिजॉन्टल वाला बताइए। एंगल कहां पे, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एंगल आ जाएगा कि यहाँ पे एंगल आ जाएगा, वो डिसाइड कीजिए आप, साइन थीटा होगा कि cos थीटा होगा। कंपोनेंट निकालना देखिए बहुत इजी पार्ट है, ओनली वहां पे एंगल कहां पे है देखिए, ठीक है। जिस साइड पे एंगल होता है उस साइड का क्या करना है, cos थीटा लेना है, जिस साइड एंगल नहीं है वहां का sin थीटा लेना है कंपोनेंट, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे इसके लिए आपको थीटा कौन से साइड पे है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, ओके। यहाँ पे थीटा दिया है तो यहाँ पे थीटा मतलब जो यहाँ पे जो वेक्टर्स निकाले ना वहां पे थीटा कहां पे आ जाएगा, तो अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, cos आ जाएगा कि sin आ जाएगा, अभी बताइए, sin वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ओनली sin थीटा लिखूं कि r sin थीटा लिखूं, यहाँ पे बताइए, ओनली sin थीटा लिखना है कि r sin थीटा लिखना है, क्योंकि r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा। सो 1 into sin थीटा, मतलब ओनली sin थीटा लिखा तो ही चलता है, sin थीटा, ओके। एंड इसको क्या लिखूंगा, cos थीटा लिखूंगा, ओके, cos थीटा हो गए। तो मुझे अभी r कैप वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कौन बताएगा मुझे r कैप वेक्टर फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, r कैप इज इक्वल टू sin थीटा किसके डायरेक्शन में है, t कैप के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो sin थीटा t कैप, ओके। उसके बाद cos थीटा प्लस आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा, cos थीटा मुझे n कैप लिखना है, प्लस के माइनस,
प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एन कैप का डायरेक्शन cos थीटा का डायरेक्शन दोनों सेम है ना, तो प्लस cos थीटा एन कैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि इस पर भी कुछ प्रॉब्लम मेंस में या फिर नीट में आ सकते हैं। ओके, मतलब ये हो गया इंसिडेंट वेक्टर, इंसिडेंट रे इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे इन वेक्टर फॉर्म, इंसिडेंट रे इन वेक्टर फॉर्म, रिफ्लेक्टेड रे इन वेक्टर फॉर्म। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, r माइनस आई करूंगा, r कैप माइनस आई कैप, मतलब इक्वेशन 2 माइनस 1 करूंगा, 2 एंड दिस इज 1। तो यहां पे अभी देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, माइनस इक्वेशन 1 किया, तो क्या आ जाएगा, r कैप माइनस आई कैप मुझे करना है, 2 माइनस 1 करना है, तो क्या कैंसल आउट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कैंसल आउट क्या हो जाएगा बताइए, ये sin थीटा t कैप sin थीटा t कैप कैंसल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन sin थीटा t कैप माइनस sin थीटा t कैप कैंसिल, इसका क्या हो जाएगा आगे वाला बताइए, आगे वाला हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा n कैप माइनस माइनस cos थीटा n कैप, इससे इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है, सो cos थीटा n कैप माइनस माइनस cos थीटा n कैप, मतलब cos थीटा n कैप प्लस cos थीटा n कैप, दैट इज 2 टाइम्स cos थीटा n कैप आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर r कैप इज इक्वल टू, i कैप को RHS को लेता हूं मैं, i कैप को RHS को लेता हूं, तो r कैप इज इक्वल टू i कैप माइनस का राइट हैंड साइड पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा, माइनस i कैप विल बिकम प्लस i कैप। ओके, प्लस i कैप, ये तो प्लस ही है, प्लस 2 cos थीटा n कैप, सो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। ओके, अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आपको दिया जाता है, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे अगर निकालना है, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट दिस, बाय यूजिंग इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट दिस। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी में भी, बुक में भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी और एक मॉडिफिकेशन मैं यहां पे करूंगा, अभी cos थीटा क्या होता है, देखिए cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसा निकालते हैं हम, cos थीटा इज नथिंग बट a बार डॉट b बार अपॉन ab रहेगा ना। अभी थीटा, थीटा देखिए मुझे बताइए, उसके पहले cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, a बार डॉट b बार अपॉन ab, ऐसा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, करेक्ट है ना, क्योंकि a बार डॉट b बार क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा डाउट है तो वो जो वेक्टर का वीडियो है ना, वो रिपीटेडली आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो a बार डॉट b बार क्या रहता है, a b cos थीटा रहता है, a b cos थीटा रहता है ना, a बार डॉट b बार, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, a बार डॉट b बार अपॉन ab, a बार डॉट b बार अपॉन ab, लेकिन यहाँ पे a बार की जगह कोई तो वेक्टर लिखना पड़ेगा, b बार की जगह कोई तो वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बताइए थीटा कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल है, कौन से दो वेक्टर के बीच का थीटा एंगल, थीटा एंगल r कैप एंड n कैप के बीच का एंगल है, क्योंकि दोनों ऐसे हैं, r कैप एंड n कैप के बीच का एंगल, या फिर i कैप एंड माइनस n कैप के बीच का एंगल है थीटा, क्योंकि देखिए i कैप ऐसा है, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज इसी पॉइंट से i कैप तो ऐसे जा रहा है, n कैप ऊपर जा रहा है, तो थीटा एंगल यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस n कैप हो जाएगा, डाउनवर्ड निकाला तो, एंड माइनस n कैप एंड i कैप के बीच में एंगल थीटा आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या, देखिए थीटा एंगल कौन से दो वेक्टर के बीच में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा
एन कैप एंड आर कैप के बीच में, ये तो करेक्ट ही रहेगा। ओके, दूसरा थीटा कौन से दो वेक्टर के बीच में है? आर कैप एंड माइनस एन कैप के बीच में, आर कैप एंड माइनस एन कैप, क्योंकि आर कैप एंड एन कैप के बीच का एंगल ये हो सकता है ना, टोटल कितना एंगल हो सकता है? आई कैप एंड एन कैप के बीच का एंगल थीटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई कैप इधर है, एन कैप ऊपर है, ठीक है। तो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल पूछा तो कितना ये टोटल एंगल आ जाएगा? 180 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड आई कैप एंड माइनस एन कैप, माइनस एन कैप मतलब एन कैप के अपोजिट, आई कैप एंड माइनस एन कैप के बीच में एंगल क्या आ सकता है? थीटा आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, वो जनरल फार्मूला जो है ना वो यूज करूंगा, a बार डॉट b बार अपॉन kb। तो यहाँ पे cos थीटा फर्स्ट आई कैप ले लूंगा, दूसरा माइनस एन कैप ले लूंगा, आई कैप डॉट माइनस एन कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए बार डॉट बी बार अपन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 ही रहता है ना, 1 into 1 तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। तो cos थीटा क्या आता है यहाँ पे? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस आई कैप डॉट एन कैप आता है, cos थीटा आता है माइनस आई कैप डॉट एन कैप। तो यहाँ पे मैं अब ये रखूंगा, तो ये भी एक फाइनल फॉर्मूला है। फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर कैप इज इक्वल टू आई कैप एज इट इज, ओके, प्लस 2 टाइम्स, ओके, प्लस 2 टाइम्स cos थीटा मतलब माइनस आई कैप डॉट एन कैप, एन कैप इंटू एन कैप, ओके। तो यहाँ पे आर कैप इज इक्वल टू आई, माइनस साइन आगे लेता हूं, -2 इन ब्रैकेट आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक 2-3 बार देख लीजिए, एक दो बार लिख के निकालिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए सभी इजी चीजें मैंने आपको सिखाया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा टीचिंग, ओके। कुछ थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट बताया तो आपको थोड़ा सा लग सकता है थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैं तो डिफिकल्ट जो भी है वो दे दूंगा, देखिए समझ में आता है नहीं आता है वो आगे का पार्ट रहेगा, क्योंकि हमें तो सब कुछ पढ़ना ही है कंपलसरी, ओके। ऐसा हम कुछ भी यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो छोड़ दो, सिंपल है तो उतना ही ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। नीट और जेईई में अगर अच्छा स्कोर निकालना है तो इजी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट जो है ना वो ही आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे मतलब इजी पार्ट तो सभी स्टूडेंट कर पाते हैं, जो डिफिकल्ट पार्ट है ना वही आपको करना है अच्छी तरह से, तभी आप आगे रह सकते हैं, ओके। तो ये पार्ट फिर एक बार देख लीजिए, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, उस पर आप रिपीटेडली देख लीजिए, एंड उसमें भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए लेकिन आपका वेक्टर टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए मैंने वेक्टर पढ़ाया है पहले, क्योंकि वेक्टर टॉपिक हर जगह लगता है, ओके। मतलब ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें वेक्टर नहीं लगता है, सभी मोस्टली 90% ऑफ द चैप्टर ऑफ फिजिक्स नीड्स द वेक्टर्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वो लगता ही है। इसलिए क्या कीजिए, वो रिपीट कीजिए। मैथमेटिकल मेथड टॉपिक है ना, बहुत बार रिपीट कीजिए, इतना रिपीट कीजिए कि उसमें से कुछ भी अगर एप्लीकेशन आ गया ना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बार रिपीट कीजिए, वो करना ही पड़ेगा, उसको कुछ एक्सक्यूज नहीं है, देखिए, ठीक है। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है? ओनली स्टडी करना है, ये ध्यान में रखिए आप, ओके। जिस लाइफ में जो रोल मिलता है ना वही रोल आपको करना पड़ेगा, अगर वो रोल आप चूक जाते हैं ना तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जिस टाइम जो आपको काम दिया है ना वही आपको काम करना है, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जो आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के एग्जांपल देखे होंगे, ओके, उनका अगर आपने स्टोरी पढ़ा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सक्सेसफुल क्यों है।
ओनली रीजन इज दैट जिस रोल में जब वो होते हैं ना, वही रोल वो देते हैं, उसी में उनका टोटल एफर्ट लगाते हैं। वो 100% नहीं लगाते, 200, 300, 400% लगाते हैं। ओके, एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। विराट कोहली जब खेलता है ना, तो बोलता है जब मैं खेलता हूं ना, तो मेरा कंसंट्रेशन फुल्ली प्ले पर भी, मतलब क्रिकेट पर ही रहता है, इधर उधर ध्यान थोड़ा भी नहीं रहता है। और मेरा एफर्ट कितना रहता है? 100% एफर्ट मेरा नहीं रहता है कभी भी। मेरा एफर्ट, विराट कोहली बोलता है, मेरा एफर्ट मोर देन 100% ऑलवेज रहता है, एंड इसीलिए वो सक्सेसफुल है। ओके, कोई भी एग्जांपल ले लो, जिस रोल में आपको ना, उस रोल को मोर देन 100%, 200% आप दे दीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, शायद विराट कोहली का एक स्टोरी भी है, शायद आपको पता नहीं होगा। विराट कोहली एक टेस्ट मैच खेल रहा था, टेस्ट मैच। ओके, फर्स्ट इनिंग हो गया था एंड सेकंड इनिंग अभी चालू हुआ था। सेकंड इनिंग, अब टेस्ट क्रिकेट आप शायद देखा होगा, उसमें 2 इनिंग होता है। ओके, तो 2 इनिंग आपको खेलना पड़ता है। तो फर्स्ट इनिंग इंडिया का हो गया था, दूसरा इनिंग अभी खेलने वाले थे, और तभी एक न्यूज आता है विराट कोहली को। ये एक्चुअल हैपनिंग है, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आपको कभी सुनाई मिलेगा। तो सेकंड इनिंग चल रहा था, तभी विराट कोहली को न्यूज मिलता है कि उसके फादर हैज पास्ड अवे। ओके, तो उस टाइम एक जो न्यूज वाले होते हैं ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको, जब वो खेलने जा रहे थे तभी उनके पास ये न्यूज आ गया था। तो वो गए, दूसरा इनिंग फुल कंसंट्रेशन से मोर देन 200% देके खेले, और फिर बाद में आ गया, और फिर वो अपने जो बाकी के काम थे रिलेटेड टू डेथ, ओके, उसके लिए चले गए। तो ऐसा डिवोशन होना चाहिए। देखिए, ऐसा डिवोशन लाइफ में होगा ना, तभी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। उस तभी विराट कोहली ने बताया था, जब कोई भी सिचुएशन होने दो, अगर जब मैं खेलता हूं ना, तो मैं पूरा कंसंट्रेशन मेरा 100%, मोर देन 100%, 200 उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूं। उसी तरह से आपको भी ध्यान में रखना है। देखिए, ठीक है, आपका अभी स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, तो बाकी का कुछ भी मत थिंक कीजिए, हमेशा स्टडी स्टडी एंड स्टडी होना चाहिए। ओके, टीचर कितना भी अच्छा होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, सो ये ध्यान में रखिए, आपको फुल देना है, मोर देन 100% आपका देना है, और श्योरली आपको सक्सेस मिलने ही वाला है, ऐसा आप सोचिए, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है। और वन मोर थिंग, वो आपके अंदर से आना चाहिए, बाहर से कितने भी लोगों ने आपको बताया तुम स्टडी करो स्टडी करो, ऐसा बोलना पढ़ना नहीं चाहिए। ओके, अगर किसी भी स्टूडेंट के अंदर से आता है कि मुझे आज ये करना है, मुझे वो करना है, ये चैप्टर मुझे जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना है, ये एमसीक्यू मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने हैं, इस एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स निकालने हैं, ये आपके अंदर से आना चाहिए। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर योर लाइफ का जो आपका करियर है ना, वो इस 11th एंड 12th के टाइम पर डिपेंडेंट है। ओके, तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए, अगर निगलेक्ट किया तो लाइफ भी आपको निगलेक्ट करेगा, ये ध्यान में रखिए। ओके।